हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉरी, गले में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, देखिए, फिजिक्स स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने साइंस में, और बहुत ही आसान चीज़ लगे ऐसी कोशिश करूँगा कि उस भाषा में साइंस को पढ़ाने की कि आपको लगे कि नहीं, नॉर्मली चीज़ पढ़ रहे हैं, जीके ही पढ़ रहे हैं हम लोग। जीके में फिर भी रटना पड़ता है और कोशिश करूँगा इसमें रटना ना पड़े। बहुत ज़रूरत होगी वहीं रटने के लिए बोलूँगा, ठीक है। पर नाम तो जीके ही है, थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा, इस बात में तो कोई शक नहीं है। पर चीज़ों को समझेंगे हम ज़्यादा, ताकि हम रटने का कारण जान सकें। तो जैसा आप जानते कि भाई ये बुक पढ़ाई जा रही है, कल मैंने बुक की शुरुआत की, आज थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि देखो थोड़ी शुरुआत थी, पता लग गया फिजिक्स कैसे थी, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना होता है इसके अंदर, वो सब हमने जान लिया, ठीक है। तो यूनिट्स हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। बहुत सारी बुक्स में इसको यूनिट्स नाम दिया जाता है, यानी मात्रक, और बहुत सारी जगह इसको मापन नाम दिया जाता है। बाकी चैप्टर वही है, ठीक है। तो कल हमने देखा कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या है, जिसके साथ दिशा की कोई ज़रूरत ना हो। जैसे द्रव्यमान और वजन में बाद में अंतर बताऊंगा। जैसे आपसे कोई पूछे आपका वजन क्या है, तो आप ये कहोगे कि भाई मेरा 70 किलो, तो इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किधर को है वो वजन, ऊपर है, नीचे है, क्या है। आप दुकान पे जाके बोलते हो कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो उसमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम द्रव्यमान को कह देते हैं कि वो एक अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन हमें दिशा की जहाँ ज़रूरत पड़ने लगे किसी चीज़ को बताते टाइम कि भाई बल, धक्का जो अंदर की तरफ लगाई हो, तो धक्का है आपका बल, और अंदर की तरफ लगाएगा तभी गेट खुलेगा, वरना वो खुलेगा नहीं। बाहर की तरफ कितना ही जोर लगाता रहना, ठीक है। जब आपने दिशा उसके साथ बता दी तो यानी बल आपकी सदिश राशि हो जाती है, ठीक है। तो ये अदिश और सदिश का फर्क बताया था। अब चूंकि बहुत सारी चीजें हैं नापने के लिए हमारे, देखिए नापने को, आपने द्रव्यमान को नापा किलोग्राम में, आप लंबाई को नापते हो मीटर में, आप बहुत सारी चीज को लीटर में भी नापते हो, किसी चीज को किस में नापते हो, किसी को किस में नापते हो। ऐसे नापने वाली चीजें हैं कितनी आखिर, ये पूछा जाता है। भाई एरिया को आप किसी और चीज़ में नापते हो, आयतन को आप किसी और चीज़ में नापते हो, तो वो जो चीज़ें हैं, ऐसे नापने की चीज़ें कितनी हैं हमारे पास, तो वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आज हम वही चीज़ पढ़ेंगे। अब नापने के अलग अलग पैमाने हैं। देखिए, हम जब नापते हैं तो कोई बच्चा किसी चीज़ को नाप ले, भाई ये बोर्ड देखना कितना बड़ा है, तो वो फुट में भी इसको नाप सकता है, कोई इंच में नाप लेगा, कोई सेंटीमीटर में नाप लेगा, कोई बिलान इससे ही नाप लेगा, वो भी ठीक है। कोई रस्सी ले आएगा, उससे नाप लेगा जी इतना है, ठीक है। तो नापने की सबकी अलग अलग पद्धति होती चली गई। हमने अपना नाप अलग बना ली। भाई जरूरत तो नाप की पड़ती, जब हम जी रहे हैं, जीवन है, तो नाप तो चाहिए, क्योंकि किसी को किसी से दूसरी चीज लेनी पड़ेगी और वो फिर वापस भी देनी है। अब कम ज़्यादा तो दे नहीं सकता, तो कुछ तो नाप के देगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो नाप की ज़रूरत पड़ती ही है, ये बात तो निश्चित है। अगर ये बात अलग है कि भाई उस जगह पे किसी और तरीके की नाप चल रही है, हमारे यहाँ किसी और तरह की, ये भी जाहिर सी बात है। वो अपने यहाँ बिलान से नापते हैं, कोई किसी ने रस्सी बना रखी है अपनी इतनी, हम तो इतने इतने से नाप लेते हैं जी पूरा। तो किसी ने किस हिसाब से नाप रखा, किसी ने किसी हिसाब से, तो फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय। अब कहें कि भाई अब तक तो देश में ही चल रहा था, उसका उसे दे दिया, पता लग गया हमारे यहाँ इससे नापते हैं, उसको इससे नापते हैं। लेकिन अब क्या, विदेशी व्यापार भी करने हैं, देश विदेश में भी माल जाना है, तो वहाँ भी कुछ नापने के लिए तो चाहिए। अब एक सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो किसी और में नापे जाएं, आप किसी और में नाप के देते रहो, तो फिर कैसे एक दूसरे से मिलान हो। तो फिर आपस में 10-20 कंट्री बैठते हैं और पूरे वर्ल्ड के लिए निर्धारित कर देते हैं, भाई ये पद्धति है, इसमें नाप के देते रहो, ठीक है। तो वो पद्धति ही कहलाई MKS पद्धति और CGS पद्धति, FPS पद्धति, SI पद्धति।
जो आज के टाइम में सबसे प्रचलित पद्धति है वो है एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी मात्रक पद्धति, तो ये पद्धति है जिसको नाप सकते हैं। ठीक है, और अब देखिएगा मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। मात्रकों की पद्धति, मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रक। कल बताया मूल राशियां दो तरीके से बंटती हैं राशियां, एक तो दिशा परिमाण के आधार पर और एक उनके मात्रकों के या मापन के आधार पर। तो जो मापन के आधार पर थी वो थे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, और एक थी पूरक राशि। ठीक है, तो वही मूल और व्युत्पन्न। मूल तो वही है जो खुद से बनी है, जो है 7 बताई थी, और व्युत्पन्न जो उनसे बनी है, जैसे चाल बन गई दूरी और समय से, तो वो व्युत्पन्न थी। तो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों का समूह मात्रकों की पद्धति कहलाता है। मात्रकों की मुख्य पद्धतियां, पद्धति मतलब सिस्टम क्या है, तो MKS यानी पद्धति, MKS पद्धति। अब MKS क्यों नाम पड़ा, देखो, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो MKS सिस्टम इसको बोल देते हैं, यानी इसमें लंबाई मीटर में नपेगी, द्रव्यमान किलोग्राम में नपेगा, समय सेकंड में नपेगा। ठीक है, 3 ही चीज फेमस है मात्रकों में, है तो टोटल 7, पर सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो ये 3 ही चीज। लेंथ यूज होती है या किसी का वजन तोल के लाते हैं, या किसी का समय की बात होती है। ठीक है, तो ये 3 सबसे ज्यादा यूज होती है, इसलिए इनके नाम पर ही पद्धतियां पड़ी हैं। ठीक है, तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक वही सब लिखा हुआ है यहां पर। CGS पद्धति क्या है, देखो ये इनसे ही नाम आया। वो जो मीटर था वो सेंटीमीटर बन गया, छोटी पद्धति हो गई है MKS से। जो G किलोग्राम था वो ग्राम बन गया, और S सेकंड से तो छोटा जाएंगे क्या, बात समझ में आई। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक ये है, इस पद्धति को इसलिए बोल दिया गया। वही सब चीजें भाई, लंबाई सेंटीमीटर में, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है, मास। ठीक है, उसको द्रव्यमान की परिभाषा भी बताऊंगा, अभी आप टेंशन मत लो कि द्रव्यमान क्या है, वजन क्या है, दोनों का फर्क जानेंगे हम। वो दोनों, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं दोनों चीजें एक ही हैं, जबकि एक नहीं है। ठीक है, S फॉर सेकंड। चलिए, तो MKS और CGS हमने जान लिया कि क्या है, अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ये मात्रक हैं, किसी में किसी यूनिट से नापते हैं, किसी में किससे नापते हैं। आगे हम करें, MKS और CGS पद्धति को क्रम से मीट्रिक और डेसिमल पद्धति भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मीट्रिक पद्धति हम MKS को बोलते हैं और CGS पद्धति हम डेसिमल पद्धति को बोलते हैं। डेसिमल सिस्टम बोलते हैं CGS। आपको पता है कि सेंटीमीटर में चीज, अब 2 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो ज्यादा बदल जाएगी, लेकिन वो पॉइंट में है, वो डेसिमल में ही चीज आएगी। वैसे देखोगे तो भाई कितने किलोग्राम लाए हो चीज को, अब आप लाए हो 20 ग्राम, तो पॉइंट में ही तो हम उस चीजें बोलेंगे। तो इसलिए डेसिमल पद्धति छोटी वाली होती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, FPS ये बहुत फेमस तो नहीं रही, पर हमारे यहाँ तो फुट भी खूब चलता है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो देखिए, जो वजन मतलब जो लंबाई नापी वो फुट में नापी, जो द्रव्यमान नापा, वजन नापा, वो पाउंड में। ये हमारे यहाँ बहुत फेमस नहीं है, पर हमारे यहाँ बस एक ही, जो दिल्ली पुलिस में एक बार फिजिकल था, 16 पाउंड का गोला, 16 पाउंड का गोला, उसको कोई किलोग्राम में बोलता ही नहीं, वहाँ तो इसका यूज दिखते हैं। ठीक है, वो गोले जो होते हैं शॉर्ट पुट पाउंड वो होते हैं, शॉर्ट पुट वाले गोले, इसको ऐसे करके फेंकते हैं, वो तो जरूर पाउंड में होते हैं। ठीक है, और S फॉर सेकंड, बाकी पाउंड हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये पद्धति किसके है, ये अंग्रेज अपनी हट पे अड़े रहते थे ना, वो सबसे बाद में चेंज करते थे, तो इन्होंने अपनी अलग ही चला रखी थी, तो ये ब्रिटिश पद्धति इसको कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, FPS भी समझ में आ गई। आगे हम अगर SI पद्धति बोलेंगे, और इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, अगर मैं इसको फुल फॉर्म देखूं, मैं भूल गया, चलो हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसे बोल सकते हो SI पद्धति को।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इसका एसआई का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, चलिए, तो एसआई पद्धति की फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। चलिए, तो 1960 में 60 में ये विकसित हुई है, उससे पहले सब ऐसे ही चल रहा था। ये तो बहुत दिन से चल रही है, 1800 कुछ से। लेकिन फिर सारे देश एक साथ बैठे, बहुत सारे देश, उन्होंने बोला कि कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ, कोई इसमें नापता, कोई इसमें नापता, कोई इसमें नापता है, सबका एक बना दो, ऐसे नहीं चलेगा व्यापार ठीक ठाक। ठीक है, तो फिर वो बनी एसआई पद्धति। तो 1960 में माप तोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, तथा संक्षेप में इसे एसआई मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रणाली, देखिए अब आ रही है चीज, एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। मतलब इस एसआई पद्धति में भी लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो कुल मिला के ये तो एमकेएस ही हो गई बिल्कुल। लेकिन बल को न्यूटन का नाम दिया गया, वो सब एसआई के ही हैं। कार्य को जूल का नाम दिया गया, वो सब एसआई के ही हैं। ठीक है, वो सब एसआई पद्धति में ही आता है, क्योंकि उन दोनों से मिलके जूल बन जाता है, उन दोनों मिला के ये हम भी बनाएंगे कि न्यूटन किस किस को मिला के बनता है, वही तो सीखना है इस पूरे चैप्टर में। इस पद्धति में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां होती हैं, जो हमने कल भी पढ़ी थी। मूल राशियां वही हैं। अब आप देखोगे, बढ़े आगे, कुल मिला के अच्छा लग रहा होगा कि हाँ समझ में तो आ रही हैं चीजें कि क्या सीजीएस है, क्या एमकेएस है, क्या एसआई है, एसआई क्यों आई, कहीं एमकेएस पद्धति पूछता है, कहीं एसआई पद्धति पूछता है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सारी पद्धति एसआई पद्धति पढ़ेंगे, क्योंकि मेन है एसआई। ये एमकेएस की तरह ही है, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, चलिए, तो और क्या कुछ एक्स्ट्रा बात तो नहीं रह गई इसमें, मैं देख लूं, टीप लूं थोड़ा सा। हाँ, देखिए, कई बार अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हैं तो अगर मतलब पूछना चाहे तो वो एक चीज पूछ सकता है कि जो पाउंड है और किलोग्राम का क्या संबंध है, या पाउंड और ग्राम का क्या संबंध है। अभी आपने पाउंड पढ़ा ना, बाकी तो फुट वुट तो सबको समझ में आता है। 3.25 फीट में 1 मीटर बन जाता है, करीब 1 गज में 3 फीट होते हैं, वो सब ठीक है, टपकने दो इन्हें। हाँ, आगे है 1 पाउंड। 1 पाउंड में अगर मैं ग्राम देखूं, 1 पाउंड में अगर मैं ग्राम देखूं तो ग्राम बन जाते हैं 453.35 ग्राम। इतने ग्राम का 1 पाउंड होता है। और 1 किलोग्राम के अंदर कितने पाउंड होते हैं अगर कोई पूछे 1 किलोग्राम के अंदर, तो आप खुद भी निकाल सकते हो वैसे, 2.205 क्या पाउंड। 1 किलोग्राम में इतने पाउंड होते हैं, मतलब किलोग्राम बड़ा है। पाउंड से 1 किलोग्राम में करीब 2.25 पाउंड, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो 16 पाउंड का अगर गोला है तो उसका किलोग्राम निकाल सकते हो, वो कितने किलो का है इस हिसाब से। ठीक है, तो वो करीब 7-7.25 किलो का बैठता है। चलो, तो अब आपको पाउंड का, बाकी तो देखो सेकंड भी था उसमें, फुट था, एफपीएस, बस पाउंड ही दिक्कत दे रहा था, इसलिए पाउंड की बात मैंने यहां बता दी है, जो इस बुक में नहीं लिखी है, पर आप ये लिख सकते हो अलग से। ठीक है, चलिए, बाकी तो और कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं यहां पर, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करता हूं कि भाई मूल राशियां, जो 7 मूल राशि हैं उनके मात्रक क्या है, मूल राशि मात्रक और उनके संकेत क्या है, सिंबल्स क्या हैं। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट्स और सिंबल्स। ठीक है, इन तीनों का नाम मैंने बोल दिया। आप सब लोग जानते हैं लेंथ यानी लंबाई। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी,
मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, ये एसआई पद्धति में पढ़ा रहा हूं। मीटर संकेत इसका किसका, लंबाई का, एम याद रखना, एम संकेत लंबाई का एम होता है, ठीक है। चलिए आगे, द्रव्यमान, भाई क्यों लंबाई का संकेत, अरे लंबाई का नहीं है, मीटर का संकेत। आपसे कोई बोले 10 मीटर लिखो तो आप कैसे लिखोगे, तो ये संकेत रटने की जरूरत नहीं है, हम यूज करते हैं इनको। 10 मीटर ऐसे ही तो लिखोगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है। लंबाई तो आप सब जानते ही हैं। द्रव्यमान क्या होता है, किसी चीज में द्रव्य की मात्रा, वही द्रव्यमान है, ठीक है। अब द्रव्यमान मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं जब चल ही रहे हैं तो, कि किसी चीज में द्रव्य की मात्रा, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि आप में कितना द्रव्यमान है, तो आपसे इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है आपके अंदर कितना माल भरा पड़ा, वही द्रव्य है, ठीक है। आप में कितना गूदा, ये हो गया द्रव्यमान। अब आप कहो फिर तो वो वजन है, बात तो सही है। वजन आगे भी बताऊंगा, वजन होता है W यानी वेट, और वेट बराबर होता है mg, W बराबर mg, और mg का मतलब होता है जब भी द्रव्यमान में गुरुत्व त्वरण की गुणा कर देते हो तो वो बल कहलाता है। कभी भी त्वरण की गुणा द्रव्यमान में कर दोगे तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, वहां हम पढ़ेंगे कि वो बल कहलाएगा, और इसको तो फिर हम न्यूटन बोलेंगे, न्यूटन। और चूंकि ये बल है तो इसका मात्रक न्यूटन में बोला जाता है। तो हम अपने वजन को न्यूटन में क्यों नहीं बोलते, किलोग्राम में बोलते हैं, क्यों? और जबकि वास्तव में आपका अगर वजन नाप रहे हो तो वो न्यूटन में ही बोलना चाहिए, क्योंकि आपका मान लीजिए 700 न्यूटन आया, 700 न्यूटन वो द्रव्यमान ही नापते हो आप। अपना जो वजन है उसको कहते वजन है, लेकिन वो होता द्रव्यमान है। क्यों कहते हैं इसको मैं तभी बताऊंगा न्यूटन की गति के दूसरे नंबर। अब यहां कहूंगा तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो होता वो द्रव्यमान ही है, उस यूनिट्स को भाग भाग दे के बना दिया जाता है वजन की मशीन, ठीक है। बस ऐसा है वो। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसका फर्क बताऊंगा आपको कि क्या है। तो आप इतना समझ लीजिए कि द्रव्यमान ही हम अपना नापते हैं, एक्चुअल में वो वजन नहीं है। कहते उसको वजन है, क्यों कहते हैं इसको बाद में बोलेंगे। समय, सेकंड, और संकेत समय का, सेकंड का क्या संकेत होता है, एस, पता ही है आपको। संकेत तो ना भी लिखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए से डिनोट करेंगे। ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में सोचते हैं हम, डिग्री सी जो लिखते हैं कि वो होगा टेम्परेचर का यूनिट, तो जबकि केल्विन नहीं होता, वो सॉरी सेंटीग्रेड नहीं होता, केल्विन होता है। और केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या फर्क है बता देता हूं, ये भी अभी के अभी। अगर आपसे कोई पूछे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आज के दिन का, तो केल्विन में बताओ, तो 273 जोड़ देना, बस ये केल्विन बन जाता है। तो आज का टेम्परेचर 300 केल्विन, 273 ऐड हो जाता है, बस बदल गया केल्विन में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आज का दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, ये रहा हो, तो आप 300 केल्विन कह सकते हो। यही केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने का तरीका है, ठीक है। चलिए, तो केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं। अब आप कहो जी किस दिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है टेम्परेचर, फिर केल्विन में कितना बोलेंगे, ठीक है। तो 273 केल्विन, ठीक। चलिए आगे, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होती है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडिला, और जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। CD, कैंडिला को CD से।
ये 7 यूनिट है जो याद रखनी ही है आपको। पदार्थ की मात्रा ये बहुत बाद में बनी, 1970 के आसपास, इससे पहले नहीं थी। 60 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन ये बाद में ऐड हुई है, सबसे बाद में। अगर कोई पूछे पहले कितनी थी, 6 थी, बाद में कौन सी ऐड हुई है सबसे, तो पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और जिसका मात्रक होता है मोल। मोल में इसको माना गया, मोल। ठीक है, मोल का ये साइन हो जाता है। तो ये मात्रक आप रट पाएंगे क्या? सारे ही याद हैं लगभग, कोई नई बात तो है नहीं। इतना तो आपने रटा होगा आज तक, अगर फिजिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है तो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। रट लीजिए भाई इनको, ये राशियां भी रट लीजिए, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें हर फॉर्मूला बनाने में। वो तो थी मूल राशियां, मूल राशियों से बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां बनेंगी, मैं बनाऊंगा व्युत्पन्न। राशियां कंप्लीट नहीं हुई, आपके सिर्फ इतनी यूनिट है बस पूरी फिजिक्स में, 7 और 2 9, हाँ बस 9। इसके अलावा यूनिट तो बहुत सारी पूछे, उन्हें हम इनसे ही बनाएंगे, उन्हें हम इनसे ही बनाएंगे। ठीक है, समतल कोण, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डिराइव्ड राशियां बनाने में, ये तो अलग है, ना तो व्युत्पन्न है ना मूल है, कल बताया था। ये वो राशियां होती हैं पूरक राशियां। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं समतल कोण की, समतल कोण की राशि, सॉरी मात्रक, रेडियन को RAD, और घन कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं SR। ठीक है, ये 2 भी याद रख लेना, क्योंकि इनका मात्रक डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए, बाकी और ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि जब कोणीय घुमाव आता है किसी चीज में तो इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई कोण पे चल रही है चीज तो वहां जरूरत पड़ती है इनकी, तब जो है आती है जरूरत। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूरियां, बड़ी बड़ी लेंथ नापने के लिए बड़े बड़े मात्रक भी आ जाते हैं, उनका नाम यहां दे दिया है कि जो बहुत बड़ी बड़ी दूरियां अगर नापनी हो तो हम क्या करते हैं, खगोलीय दूरियों का मापन। खगोलीय दूरी, जो आकाशीय पिंड होते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। मान लो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, या पृथ्वी से सूर्य की दूरी, या पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी, तो उन ग्रहों के बीच की दूरी को नापने के लिए, उनको ही खगोलीय पिंड बोलते हैं, उनको नापने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो मीटर में नहीं नपेंगी, ना किलोमीटर में, क्योंकि वो फर्क बहुत सारे किलोमीटर्स का है। ठीक है, हम अरबों खरबों किलोमीटर कहने के बजाय अगर हम ये कहें कितना प्रकाश वर्ष, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, कभी कभी तो दूरी इतनी है कि आप यूनिट्स जानते भी नहीं उतना, और उतनी दूरी हो जाएगी। चाहे किलोमीटर में ही ले लो, माइल और बड़ा होता है, माइल में ले लो, मील में। ठीक है, तो उसमें नपती नहीं है वो, क्योंकि वो बहुत दूर होता है। आप चाहे असंख्य कह लो, बहुत कुछ आगे पता नहीं कहाँ तक आप जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आगे पता नहीं कौन कौन सी हैं, तो उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दूरियां ही इतनी है। इसलिए इनको नापने के लिए अलग ही यूनिट निकाल दी गई, जिनको हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, एक बात समझ लीजिए बस। लाइट ईयर होता क्या है, लाइट माने प्रकाश। प्रकाश आप अपनी बिजली से समझ सकते हो, वैसे तो आप नहीं समझ पाओगे, पर बिजली से समझ सकते हो। बिजली कितनी तेज चल सकती है, मतलब ये जो लाइट है ये कितनी तेज चल सकती है कि आज यहाँ से लाइट छोड़ें तो अगर वो मतलब पहुँचाना चाहें भारत के दूसरे कोने पर, तो अगर स्विच जलाऊं, बटन दबाऊं, तो बल्ब कितनी देर में जल जाएगा, वहाँ कितना टाइम लगता है, ऐसे समझ लीजिए। वो लाइट की चाल है। तो आप कहो तो बहुत तेजी से जल जाता है, इसमें तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, वो वास्तव में बहुत तेजी से चलता है, और उसका ये है 3 लाख किलोमीटर, प्रकाश की चाल बता रहा हूं, किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के अंदर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। और कहीं कहीं आप देखोगे, ये तो 10 की पावर 5 है ना, अगर पावर में बदलने लगूं तो 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हो।
लेकिन अगर किलोमीटर को मीटर में बदल दिया जाए तो 3 जीरो और लग जाएंगी, तो 3 घात और बढ़ जाएंगी। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, यह भी कहा जा सकता है। तो अब आपने सोचो कि भाई पृथ्वी, अगर मैं देखूं पृथ्वी का जो व्यास है अधिकतम, वो भी 12,700-800 के आसपास है बस, किलोमीटर, इतने किलोमीटर 12,800 मान लो, मैक्सिमम इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है लगभग। अब आप सोचो अगर बिजली का खटका यहां हो, बल्ब यहां हो, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाएगी बिजली। तो ये तो 12,800, ये 12,800 ही है, इसमें तो आधा भी नहीं लगेगा, उसका भी आधा नहीं लगेगा। पृथ्वी के दूसरे कोने पे भी सेकंड में पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी, तुरंत काम हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है। 1 सेकंड में वो पृथ्वी के कितने ढेर चक्कर लगा सकती है बिजली, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड ही लिया है अभी बस। अब आप ये सोच के देखो दूरी को लाइट ईयर में क्यों नापते हैं। मैंने अब आपको प्रकाश की चाल दिखाई है कितनी तेज है, पूरी पृथ्वी के चक्कर कितने लगा सकती है, बहुत ढेर। 12 अट्ठे 96 और 8 तिये 24, करीब 23-24 चक्कर पृथ्वी के काट देगी 1 सेकंड में बिजली। ठीक है, न्यू ऐसे कोने पे। लेकिन कुछ पिंड इतनी दूर होते हैं, पृथ्वी यहां और एक पिंड यहां, कि यहां से यहां पहुंचने में प्रकाश को 1 साल लग गया। बिजली को आज खटका दबाया और यहां बल्ब जलने में 1 साल लग गया, 1 साल बाद बल्ब जला, और जबकि बिजली की चाल अभी आपको पता लगी। यही दूरी कहलाएगी। अगर 1 साल लग गया तो इसको हम बोलेंगे 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। 1 प्रकाश, 1 साल में लाइट जितनी भी दूर चले वही 1 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, प्रकाश द्वारा निर्वात में, ये आप कह सकते हो, है ना, वैक्यूम। थोड़ा 100 साल मतलब 1 प्रकाश वर्ष 100 साल, मैं समझा नहीं है। कौन से बोल रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ, 1 प्रकाश वर्ष में नहीं नहीं नहीं, वो तो बेकार है, उसको भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, 100 साल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ बस ये है 1 प्रकाश वर्ष वो दूरी है जितनी देर में लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 साल पूरा लग जाए, वही 1 प्रकाश वर्ष दूरी कहलाती है। नपवा रहा हूं मैं आपसे, सोच के देखो, बिजली को 1 साल, जब पृथ्वी के वो 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा सकती है, 1 मिनट में कितने लगा देगी, 1 घंटे में कितने, 1 दिन में कितने, और 1 साल में कितने, जब जाके। तो 1 साल में जितनी भी दूरी वो लाइट तय करेगी वही 1 प्रकाश वर्ष है। बस यही सब लिखा हुआ है। प्रकाश वर्ष निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, ठीक है, चलिएगा भाई। तो हम इसको कह सकते हैं 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? चलिए, तो आप कह दीजिए 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। अगर इसको मीटर में ही बदलना है तो इतने मीटर। चलिए, ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, हमने ये देख लिया 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतने मीटर होते हैं। खगोलीय इकाई, यह भी दूरी का मात्रक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच खगोलीय इकाई, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी यूनिट बताओ दूरी की, प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी यूनिट है, उससे भी बड़ी है
खगोलीय इकाई यानी AU। यह दूरी का मात्रक है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जितनी भी दूरी है उसको एक खगोलीय इकाई मान सकते हैं। ठीक है, तो A1 AU, नहीं सॉरी AU, तो ये तो खगोलीय यूनिट अलग हो गई। एक पारसेक होती है शायद सबसे बड़ी, हाँ पारसेक, हाँ आएगी ना नीचे, होगी, चलो देखते हैं। अच्छा है, ठीक, यहां लिखी हुई तो है। यह देखिए खगोलीय यूनिट, अब समझ लो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग मानते हैं, वो लगभग है। अगर ये 1.5 होता तो ये 15 करोड़ बैठ जाता, पूरा गुणा करोगे तो 15 करोड़ किलोमीटर, मीटर नहीं, मीटर और ज्यादा बैठेगा। लेकिन ये चूंकि 1.496 है, पूरा नहीं है, इसका मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। उस दूरी को ही हम खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये एक यूनिट, एक खगोलीय इकाई है जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। चलिए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं, जबकि प्रकाश वर्ष में भी कम रह जाते हैं इससे। ठीक है, चलिए, तो भाई ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम कर सकते हैं अब आगे, तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा। और वो जो पहली बात बोली थी मैंने, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, तो शायद कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में लिख लीजिए, वो शायद मैंने ऐसे बोल दिया है कि एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निर्वात में। ठीक है, यही बोला था, ऑलमोस्ट यही बोला था, है ना। एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निर्वात के अंदर, वो कहलाती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तक हमने पढ़ी थी मूल राशियां, अब ये आ जाती है कुछ भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम अपने आप ही बना लेंगे, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखना अब आप, इनको हम बनाना सीखेंगे। ये थोड़ा सा गलती से यहां लिख गया कुछ, ये मीटर स्क्वायर ही है, मीटर स्क्वायर। चलिए देखिए, व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड जो क्वांटिटी है। आयत का क्षेत्रफल, अब आपको इन्हीं से बनाना सिखाऊंगा, बस ये फॉर्मूले आपको सभी के याद करने पड़ेंगे जो पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई, सब लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का किसी चीज का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, और लंबाई भी मीटर में नपती है, चौड़ाई भी मीटर में, इसलिए इसके यूनिट क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत हो या वर्ग हो, क्षेत्रफल किसी का भी हो, यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर ही होती है। तो हमें मेन तो यूनिट से मतलब है, क्योंकि यहां भी क्षेत्रफल तो यहां भी मीटर स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला मैथ में पढ़ के आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यूनिट आपको पता लग गई। क्षेत्रफल चाहे किसी का भी हो, यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर रहेगी। ठीक है, चलिए आगे है घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रख लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी D बराबर जो भी आप कहो, तो द्रव्यमान बटे आयतन, ये याद रखना है आपको। घनत्व का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो हमने द्रव्यमान का तो याद ही है मूल राशियों में, और आयतन का यहाँ अभी आया, ये भी मूल राशि से ही आया, आयतन का भी। आयतन का क्या दिया नहीं ऊपर, कोई बात नहीं, आप लिख लेना, आयतन का मीटर क्यूब होता है। आयतन का जानते हैं ना आप भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए लिखना चाहिए था पर कोई बात नहीं, नहीं है तो नीचे लिख रहा, हाँ बहुत नीचे लिखा, कोई बात नहीं। तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का आप लोग क्या जानते हैं, किलोग्राम, बटे आयतन का क्या जानते हैं, तो वही लिखा है किलोग्राम। अब आप क्या हुए, बटे तो नहीं लगाया इसने,
अब आप एक चीज देखो, ये माइनस का 3 लिख रहा है किलोग्राम, और ये जो बटे मीटर क्यूब है ना, अगर बटे को ऊपर लेके आओ, उसका क्यूब है तो ऊपर जाके -3 कह सकते हो, तो वही लिख रहा है ये किलोग्राम मीटर का -3, मीटर की -3। ठीक है, ऐसे कह दीजिएगा, क्योंकि इनकी ही जरूरत पड़ेगी आगे। आगे हम डायमेंशंस पढ़ेंगे जो पूछी जाती हैं और जिनको बहुत बच्चे छोड़ के ही आते हैं और वो समझ ही नहीं आती वो होती क्या है, मतलब विमाएं ML करके जो है, ठीक है, उन सबको इसी से बना लेंगे हम। बस ये फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। त्वरण क्या होता है, त्वरण आगे पढ़ेंगे क्या होता है, वर्क एनर्जी जो भी हम आगे पढ़ेंगे वहां अच्छे से जानेंगे। अभी सिर्फ मात्रक देखो, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको, एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आया है। अगर कोई चल रहा है पहले 20 की चाल से और फिर वो कर दे 30 की चाल से, तो परिवर्तन कितना आया, 10, लेकिन वो 10 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। वही लिखा है ये, वेग में परिवर्तन समय के अकॉर्डिंग। तो वेग परिवर्तन यानी वेग बटे समय, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि भाई समय का भाग दिया जाता है चाल में। 1 सेकंड के अंदर अगर जो भी परिवर्तन आए वेलोसिटी में, वही आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। पता है ना आपको, वेग का बना रहा हूं भाई, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड को एस से लिखते हैं, और बटे समय क्या है, समय का भी सेकंड होता है। तो देखना एक और सेकंड आ गया, और आगे क्या कह दूं, मीटर सेकंड की पावर 2 हो गई, और ऊपर ले जाऊंगा तो -2। या तो यहां बटे लगाओ तो -2 कहने की जरूरत नहीं है, और ऊपर ले जाओगे यहां बटे नहीं लगाते हो तो -2 कहना पड़ेगा। ऐसे ही बना रखे सारे। आगे आप दाब देखोगे, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो मैं खुद बनवा दूंगा आपसे। ये फॉर्मूले चाहिए आप सबसे याद हुए। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। दाब क्या है, प्रेशर। इसमें एरिया की जरूरत क्यों पड़ती है बता देता हूं। दाब में एरिया की जरूरत जरूर होती है। एक तो आदमी ऐसा है, एक छोटी सी चीज पर यूं दबाव डाले, और एक आदमी ऐसा है कि बहुत बड़ी दीवार है उस पर दबाव डाले, तो उन दबाव में फर्क रहेगा या नहीं रहेगा, उस प्रेशर में। तो एरिया पे डिपेंड करेगा दाब या नहीं करेगा। इसलिए जो भी आप बल लगा रहे हो, एरिया पता होना चाहिए। पता लगी आप पूरी दीवार पे यूं बल लगा रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और एक आप मान लो बहुत छोटी सी चीज पे बल लगा रहे हो, मान लो इस बोर्ड पे लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये साथ में एरिया जरूरी है, एरिया जरूरी है प्रेशर के लिए। तो बल बटे क्षेत्रफल, यानी इसकी परिभाषा बनाऊं तो एक क्षेत्रफल पर एक हो जाइए तो बल के बराबर दाब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को 1 कर दो तो इसको ऐसे बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही दाब है। एकांक मतलब एक क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर की पावर -2 क्यों, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन कैसे होता है वो भी बताऊंगा, नीचे लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को जब ऊपर ले जाऊंगा -2। इसी को पास्कल भी बोलते हैं। किसको, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को, इसी को हम पास्कल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए, कार्य या ऊर्जा, कार्य, कार्य का मात्रक सुन लो। कार्य होता है F × D। अच्छे से कार्य में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और बल का मात्रक न्यूटन, और D का मात्रक, विस्थापन का मात्रक, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक D, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है,
m। कल बताया विस्थापन जहाजों में यूज होता है, यहाँ कहाँ विस्थापन है, यहाँ तो कहीं दीवार आ जाएगी, कहीं किसी का घर आ जाएगा सामने, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर को कार्य का मात्रक कह सकते हैं, न्यूटन गुणा मीटर, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही जूल बोल दिया जाता है। एक चीज और होती है जूल और अर्ग। अर्ग भी आप सुनोगे, जूल है एसआई पद्धति में, और अगर कोई पूछे कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक बताओ, सीजीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अर्ग कहेंगे सीजीएस में, ठीक है। ये सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछ लेता है कभी कभार, तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्ग और जूल में कुछ संबंध है क्या? हाँ है, अर्ग और जूल में संबंध है, क्योंकि अर्ग बहुत छोटा होगा, जूल बहुत बड़ा होगा, ठीक है। आगे बता देंगे, सब कुछ लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिस शुरुआत कार्य में सारी बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। शक्ति कार्य बटे समय, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण गुना ऊंचाई, इसको आप चाहे तो मत पढ़िएगा, अभी आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, बल गुणा विस्थापन, क्योंकि ये बल का फॉर्मूला भी खोल दिया है, mg, और गुणा h, ऊंचाई को d को ऊंचाई लिख दिया है, बस इसलिए ऐसा लिखा है ये, ठीक है। शक्ति, शक्ति आप एक प्रकार से ऐसा कह सकते हो, शक्ति क्या होती है? काम करने की दर। पावर क्या होती है? काम करने की दर। अब आप कहो देखो शक्ति कौन से में ज्यादा, ये 1 मिनट में, ये 1 मिनट में 5 मान लो बल्ब लगा देता है, ठीक है, और वो आधा मिनट में ही 5 बल्ब लगा देता है। अब वो कोई कहे अगर टाइम ना दे, ये भी 5 बल्ब लगा देता है, वो भी 5 बल्ब लगा देता है, तो मैं ये कहूंगा काम तो बराबर ही किया है दोनों ने, शक्ति नहीं। शक्ति का तब पता चलेगा वो कितनी देर में 5 लगाता है, वो कितनी देर में 5 लगाता है, पावर कौन से की ज्यादा है, तब पता चलेगा। कार्य क्षमता बोलते हैं जिसको हम, किसमें? मैथ्स में, ठीक है, कार्य क्षमता। तो वही है ये, जब तक टाइम नहीं पता चलेगा कौन सा जल्दी लगा रहा है, तो पावर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए कार्य के साथ समय जरूरी है, तो पता लगेगा पावर कौन से की ज्यादा है। तो कार्य बटे समय, पावर का याद रखना, कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा ही कार्य है, ऐसे आप मान सकते हो, एनर्जी। चलिए, तो जूल सेकंड इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये होता है -1, तो आप देखिए जूल बटे सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो -1, इसी को वाट बोलते हैं। आपसे पूछता है पता क्या, जूल को एसआई पद्धति में मात्रक बताओ, ये पूछे किसमें? ग्रुप डी में, जूल का एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर, जूल को बदलो न्यूटन मीटर, इसमें बदलवा लेगा। कैसे पता लगेगी? अरे जूल आया ही इससे है, न्यूटन ये रहा, मीटर ये रहा, ठीक है, ये तब अपने आप ले आओगे। आपसे पूछेगा कि भाई न्यूटन को एसआई पद्धति के मात्रकों में बदलो, न्यूटन को, बल को, न्यूटन को, तो वो भी हम बदलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपस में बदल सकते हैं। पास्कल को बदलो एसआई में, न्यूटन बटे मीटर की पावर -2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब पास्कल को बदलने के लिए पूछे तो आप सोचेंगे पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बताया था, बल और क्षेत्रफल दोनों के साथ, और बल का क्या होता है? न्यूटन, और बटे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर के -2, एकदम याद आ जाएगा पास्कल का। ऐसे जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है, ऐसे भी बदलवा लेता है दोनों को आपस में। आवेग, आवेग होता है, आवेग कहते नहीं है यार, उन्हें इम्पल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। आवेग होता है यार तुमने आवेग में आके ये काम कर दिया यार, बहुत बेकार रहा। आवेग में आके मतलब छटपटाहट में आके, गुस्से में आके, इम्पल्स आपकी धधकने लगी गुस्से में आके, एक प्रकार से। तो बल के साथ समय चाहिए, बल और समय अगर दोनों की गुणा हो जाएगी तो उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। बल लगाया आपने,
ये रिएक्शन कितनी देर में किया, वही तो इंपल्स है। आप खुद बताओ इंपल्स क्या है, छटपटाहट क्या है। उसने कुछ बोला, आपने तुरंत गुथ गए उसे, वो है इंपल्स, कि आपने अपनी पल्स पे कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है, तो वही है कि बल लगा दिया तुरंत समय के साथ, तुरंत कोई समय देखा ही नहीं, बल के साथ समय गुणा, वही इंपल्स कहलाती है। ऐसे आप रट सकते हो इस चीज को, बल गुणा समय। ठीक है, आवेग, बल मतलब गुस्सा, वही है आपका, जितनी ताकत है झोंक दी और समय की ओर गुणा हो गई, जल्दी से जल्दी कर दिया काम। ठीक है, तो बल का न्यूटन और सेकंड। समतल कोण जो हमारी पूरक राशियां थी वही है प्लेन एंगल, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सुनते होंगे ना, वही है। और इसको हम रेडियन बोलते हैं, चाप बटे त्रिज्या, बहुत फेमस फॉर्मूला है। वेग, वेलोसिटी, विस्थापन बटे समय, अरे भाई दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी, दूरी यहां दूरी ना आके, क्योंकि ये सदिश राशि है तो सदिश ही आएगी ऊपर, इसलिए विस्थापन बटे समय बोलेंगे। नीचे दिए आसान आसान, तो मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर और इसका सेकंड की पावर -1। घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर क्यूब। बल, बल का फॉर्मूला भी बताया मैंने, W बराबर mg, अरे वही तो बल है, m किलोग्राम, g मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये गुणा में है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक, तो किलोग्राम मीटर प्रति को -2 लिख दिया है, वही लिखा है, तो इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक भी पूछा गया, सीजीएस में बल का मात्रक बताओ, डाइन, डाइन, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक बताओ, डाइन। 10⁵ डाइन होते हैं 1 न्यूटन के अंदर। 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10⁵5, 10⁵5 इतने डाइन होते हैं 1 न्यूटन के अंदर, क्योंकि सीजीएस बहुत छोटा होता है। डाइन, अर्ग, ये दोनों सीजीएस के हैं, पूछे जाते हैं खूब भर भर के। ठीक है, चलिए, तो बल का हमने मात्रक बना लेंगे। न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन से ये लिख सकते हो कि नहीं, ये देख लो बस, आप देखोगे कैसे याद करोगे। फॉर्मूला याद करना, कल मुझे सिर्फ ये चाहिए आपसे, ये हम खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद है तो। ठीक है, बल का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला हमने याद किया, किसका? ये रहा बल का, द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m में न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, वहां से ये फॉर्मूला आया है। F बराबर ma, m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण होता क्या है? हमने यहां देखा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वहां से आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसी को हमने न्यूटन बोल दिया। बस अपने आप बनाओगे मात्रक। ठीक है, चलिए बनवाऊंगा मैं आपसे कल। रेखीय संवेग, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, संवेग को बोलते तो हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं बता देता हूं। ठीक है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, संवेग है लीनियर मोमेंटम, रेखीय मतलब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान और वेग, ये क्या है? संवेग आप समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी हमें समझना है कि एक तो आपको ये हल्की सी चीज है, यूं मार दूं फेंक के, हो सके ऐसे मसल के ठीक भी हो जाएगी। ठीक है, अब इतनी बड़ी बंदूक की गोली चला दें, पार ही निकल जाएगी। तो वेग पर डिपेंड किया, देखिए संवेग समझा रहा हूं, संवेग वेग और द्रव्यमान दोनों पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों में इसी चीज को बंदूक की गोली से चलाऊं तो ये बहुत खतरनाक बन सकती है। तो आपने सिर्फ वेग बढ़ाया, चीज वही है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं एक साइकिल है, वो 20 की स्पीड से आ रही है और आपसे टकरा गई,
ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगी, ठीक ठाक हो जाएंगे, पट्टी वट्टी बंधेगी। और एक 20 की स्पीड से ट्रक आपसे आके टकरा जाए, स्पीड वही है, तो अब कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। तो यही है। तो संवेग दोनों पे, या तो वेग या द्रव्यमान, कोई सी भी चीज बढ़ जाएगी, संवेग आप वही समझ लीजिए, दोनों पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान गुणा वेग वही संवेग है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। कोई सी भी चीज बढ़ जाए तो ये संवेग बढ़ता ही है, ठीक है, ऐसे आप मान लीजिए। और द्रव्यमान का हम किलोग्राम जानते हैं और वेग का हम मीटर प्रति सेकंड जानते हैं, मात्रक बन गया संवेग का भी। प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस। बस आज का काम यहीं तक रखेंगे हम लोग। प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। आप क्या हो, ये तो बिल्कुल दाब ही हो गया। दाब में क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, प्रेशर में? अरे वो भी तो बल बटे क्षेत्रफल ही था, देखो ना। तो दाब ही होता है प्रतिबल भी, ठीक है। प्रतिबल भी एक प्रकार से दाब ही होता है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो ये और वो दाब एक ही चीज है, प्रतिबल और दाब, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि भाई इन राशियों को हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अब ये मात्रक रटना नहीं है, ये रटना है और उनको समझना है, ठीक है। आज का काम इतना ही। और फिर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट, बहुत सारी यूनिट्स हमें जो कंप्यूटर में भी पढ़ी थी, विमा बनाने सीखेंगे इसी में। ये अपने आप, ये रटना नहीं है, ये फॉर्मूला रट लिया, ये अपने आप बन जाएंगी, इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये अपने आप बनेंगी और आप खुद बताओगे इसकी विमा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कितनी सारी विमा है, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। फिर आगे वैज्ञानिक उपकरण, ये पहला चैप्टर खत्म है फिर इसके साथ, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे लिखे हुए हैं, इनको समझ के याद करेंगे। चलिए भाई, तो फिर इसके बाद पेपर में क्वेश्चंस क्या बनते हैं इनसे, तो वो सारे क्वेश्चंस पहले चैप्टर में लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। तो हमारा ये पहला चैप्टर इस तरह से क्लोज।